अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बच्चों। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी कल स्टडी कर ली थी। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जो है बेसिकली ये क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली इनर्जी है। एनर्जी कौन सी एनर्जी है कि जब भी एक एटम के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल करेंगे तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी कहेंगे। ये वाले जो है कंसेप्ट आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा था, तो इसको मैं आपको एक बार फिर जो है ये रिवाइज करता हूँ कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज डीप से स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लें। द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ऑफ एन एटम इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन एनाइन। यानी जब आपके पास एक एटम होता है और वो एटम क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। यानी ये वाली बात आपने याद रखनी है कि एटम को आपने गैसियस स्टेट में लेके आना है। उसके अंदर आप क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके बाद एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। इसको इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे आपके पास ये न्यूट्रल एटम है, अब देखें इसका जो न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और जो आपका न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो आपको एक बात मैंने बताई थी, जब भी दो चीज़ों की अट्रैक्शन होती है तो उस वक्त एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। तो अट्रैक्शन जब इन दोनों की होगी, उस अट्रैक्शन के बाद ये क्या करेगा, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर दाखिल हो जाएगा। जब ये इस एटम के अंदर दाखिल होगा तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का नाम देंगे। तो अब आप लोगों को कंसेप्ट वाजे हो गया होगा कि ये एक्चुअली वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस में, इसमें एटम में एडिट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, जब आपको किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो आपस में अट्रैक्शन की उसको तोड़ रही है, तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है। लेकिन ये जो है जब आप इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे हैं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बन रही है, तो इस वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में जो पहला पहला आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस वक्त ये एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। इसलिए ये क्या है, आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसका यूनिट जो है वो क्या है, किलो जूल पर मोल। इसका यूनिट, क्योंकि ये एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल। तो अक्सर बच्चे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपस में मिला देते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी और है। और ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी को याद रखें जी, हमेशा नेगेटिव होगी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, 337 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है हम नेगेटिव साइन जो है वो लगाते हैं, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। जब ऐड होती है तो पॉजिटिव लगाते होते हैं। अच्छा, इसी तरह से ऑक्सीजन को देख लें। ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा तो वो नेगेटिव बनेगा, तो उस वक्त 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। जब एक आपके पास बन जाएगा नेगेटिव आयन, यानी ओ नेगेटिव, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप ऐड करेंगे तो अगला, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर भी अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक्सेप्ट कर चुका है। तो इनके दरमियान आपस में रिपल्शन होगी। क्या होगी, रिपल्शन होगी। अब इस रिपल्शन को हमने तोड़ना है। इस रिपल्शन को तोड़ने के लिए हम बाहर से एनर्जी देंगे।
तो इसलिए जब भी दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो उस वक्त क्या होगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमेशा वो पॉजिटिव होती है। याद रखिए, पहले इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियस अच्छे तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो क्योंकि वो पहले से नेगेटिव हो चुका है, अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जब क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव होगी। और ऑक्सीजन की वैल्यू दी गई है, बुक में भी है 780 किलो जूल पर मोल। तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये MCQs बन सकता है, वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपको याद होगा फास्ट जो है वो एक्सो है, जबकि सेकंड जो है वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये सवाल भी आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है कि जो आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है। तो आप इसका यही आंसर लिखेंगे कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट कर चुका होता है, वो खुद एनाइन बन चुका होता है, तो वो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को उस एनाइन के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। और इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी कम होगी। तो डिपेंड कर रहा है ये एटॉमिक साइज़ के ऊपर, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इस पर डिपेंड करती है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर कि न्यूक्लियस कितना पावरफुल है और कितने पावरफुल तरीके से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तीसरा जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब देखते हैं ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे कि आपके पास ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियड वाइज हम देखेंगे, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ये आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर कि आपके पास जो है लिथियम और इधर से मैं फ्लोरीन, ये मैं पूछ लेता हूँ, तो ये बताएं किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आप इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह मैं पूछ लूँ सोडियम की ज़्यादा होगी या क्लोरीन की, तो सोडियम की कम होगी क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। क्लोरीन की ज़्यादा होगी, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। अच्छा, अब ये वाला ट्रेंड क्यों है, बढ़ क्यों रही है? वही सेम ट्रेंड जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने बताया था, वही सेम टू सेम वैसे ही ट्रेंड चलेगा। वही रीज़न्स हैं, उसके रीज़न्स जो हैं हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं ग्रुप का ट्रेंड बता दूं। ग्रुप के अंदर भी ये क्या होता है, डिक्रीज। ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, तो ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होगी। अब हम लोग रीज़न्स देखते हैं कि ऐसा जो है वो क्यों होता है। तो याद रखें, मैंने 3 आपको चीज़ें बताई हैं। वो ये हैं कि आपके पास पहली जो है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट। तो आप लोग देखें यहाँ पर ग्रुप में मैंने बताया था, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आप आते हैं क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। जब ये साइज़ बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है अब न्यूक्लियस जो है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो आपके पास न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, या ये वाला जो है ये अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है आप ये जवाब देंगे क्योंकि ये छोटा साइज़ है इसका, ये न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा होगी। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ये कम अट्रैक्शन होगी इसकी, ये उसको अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन बहुत कम। तो इस वजह से
ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये भी बहुत कम होगी। तो इसलिए ऊपर से नीचे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? ड्यू टू एटॉमिक साइज। अच्छा, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा ये है कि जितना न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, पावरफुल होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस पावरफुल नहीं हो रहा। इवन के जहाँ पर क्या आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है। दरमियान में जो आपके पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, वो दरमियान में शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन, मैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले से कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास, उसके ऊपर भी अट्रैक्शन कम पड़ने दे रहे हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर तो ये जो है न्यूक्लियस जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर इतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दरमियान में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये शील्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन पर। तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये न्यूक्लियस अच्छे तरीके से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज, ये जो है आपके पास क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे आप जैसे ही आ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज बढ़ रहे हैं। और जबकि न्यूक्लियर चार्ज जो है, क्या चीज़, न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए वो क्या होगी, आपके पास एनर्जी रिलीज होगी लेकिन बहुत कम। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, हम लोग बात करेंगे लेफ़्ट टू राइट। जब आप लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट कम होता है। एटॉमिक साइज़ कम होगा, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज़ ये क्या होगा, कम होगा। एटम का साइज़ कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है। तो अब कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा या ये करेगा? तो सबका ये जवाब होगा, क्योंकि इसका साइज़ कम है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये अच्छे तरीके से इसको अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से एनर्जी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रिलीज़ होगी। तो इसलिए याद रखें, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर कि एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जो आपके पास पहला ग्रुप है, फिर आपके पास दूसरा ग्रुप, फिर आपके पास यहाँ तीसरा ग्रुप, ये जगह छोड़ देते हैं ट्रांजिशन के लिए, फिर आपके पास चौथा ग्रुप, फिर पांचवा, फिर आपके पास छठा, सातवां और आपके पास आठवां ग्रुप जो है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इसमें एक्सेप्शन आएगी कौन कौन से ग्रुप, जो मैं यहाँ पर दायरा लगा रहा हूँ। ग्रुप 2A, ग्रुप 5A और ग्रुप 8A। इनमें हालांकि लेफ़्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ग्रुप 2A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बढ़ती ही, कम होती है। ग्रुप 5A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है और ग्रुप 8A की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी जो रीज़न है बच्चों वो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे ये आपके पास ग्रुप 2A है, मैं एक्सेप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, 5A और ग्रुप 8A। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है, इनकी NP3 होती है और इनकी जो है NP6 होती है। ये आप लोग जानते हैं। अब एक चीज़ आपको पता है, स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है कि जिसका पास फुल फील्ड सब शेल हो या उसके पास हाफ फील्ड हो, तो वो दोनों स्टेबल होती हैं। अब क्या ये फुल फील्ड है, मतलब इसका S जो सब शेल है वो फुल है, इसको बाहर से क्या इलेक्ट्रॉन इसके एटम को बाहर से कैप्चर करना चाहिए? नहीं, क्योंकि फुल फील्ड है ये वाला जो इसका सब शेल है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं रखता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ग्रुप 5A के ऊपर आ जाते हैं तो ये जो है, जैसे नाइट्रोजन इसमें है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी P जो इनका सब शेल होता है उसकी हाफ फील्ड है, यानी 6 टोटल आने चाहिए, लेकिन 6 हो या 3 हो या हाफ फील्ड हो,
तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3 है इसमें। अब ये स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकियों की निस्बत। तो ये क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखेगा? बिल्कुल, इसकी अट्रैक्शन जो है वो कम होगी, इसके लिए अट्रैक्शन नहीं रखेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम हो जाती है। अच्छा, अब जो है यानी यहाँ पर ग्रुप 4A की ज़्यादा होगी, 5A की कम होगी। हालांकि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कम हो जाती है। ग्रुप 8A का मुकम्मल फुल फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखेंगे नहीं, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ना होने के बराबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनकी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी जो है वो बहुत ही कम होगी, ना होने के बराबर। इस वजह से ये क्या हो जाएगी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ये इनकी एक्सेप्शन है। तो अब जो है हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, कि दोबारा से इस लेक्चर को मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। कि सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन इन एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो गैशियस एटम के अंदर, आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ये क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसका यूनिट देखा, फिर हमने इसकी ट्रेंड की तरफ मूव किया। ट्रेंड में हमने बताया कि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। तो फिर हम लोगों ने बात की कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, उसमें एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं। ग्रुप जो हैं मैंने लिखे हैं एक्सेप्शन के, वो जो हैं आपके पास ग्रुप 2A, ग्रुप 5A और ग्रुप 8A। इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन शो करती है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।